नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का मैं रोहित कुमार directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्त, आपको बताना चाहता हूँ, आज का क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं ईंधन चैप्टर। और ईंधन का मतलब आपको पता होना चाहिए, फ्यूल से रिलेटेड बातें हम लोग करेंगे। और आपको एक बड़ी खुशी की बात बताएंगे कि आप जिस चैनल पे आज वीडियो देखना स्टार्ट किए हैं, जो पहले से देख रहे हैं उनको तो पता ही होगा कि एकदम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ताकि आपके समय का सदुपयोग हो सके। दोस्त, मात्र 2 वीडियो आने वाली है, एक ये वीडियो, इसके बाद एक और वीडियो, और उसमें हम लोग पूरा केमिस्ट्री कंप्लीट कर चुके होंगे। अगर आपने इससे पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं, पूरा बायोलॉजी में पढ़ा चुका हूँ, पूरा केमिस्ट्री कंप्लीट होने वाला है, एक और वीडियो आएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। दोस्त, ये सारे क्वेश्चन मेरे द्वारा सेट नहीं किए गए हैं, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो बहुत नामी है, लाखों रुपए लेके एक कोर्स बेचते हैं, उन लोग का सेट किया गया है क्वेश्चन। तो बहुत ही बेहतरीन है, ऐसा नहीं कह सकते बेहतरीन नहीं है। तो आप आंख बंद करके पढ़ सकते हैं, बहुत ही मजा आने वाला है दोस्त। और आपके लाइफ में 4 चांद लगाएगा, आपका एग्जाम आपके नज़दीक कर देगा। पहला प्रश्न से शुरू करते हैं। बस एक रिक्वेस्ट रहेगा शुरू करने से पहले कि चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियोज भी आपको आसानी से मिल सके, अन्यथा आपसे मिस हो जाएगी। पहला क्वेश्चन में पढ़िए, निम्नलिखित में से किस एक पेट्रोलियम शोधन संयंत्र उत्पाद का क्वथनांक न्यूनतम होगा। क्वथनांक न्यूनतम कह रहा है, तो आप खुद सोच सकते हैं, सबसे ऊपर पेट्रोल होता है, महंगा होने का कारण क्या है। सबसे कम क्वथनांक इसी का, तुरंत ये गैस में तब्दील होता है। पेट्रोल का क्वथनांक सबसे न्यूनतम होता है, तथा यह सबसे अधिक वाष्पशील, कहा ना मैंने, और ज्वलनशील भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, एलपीजी सिलेंडर में मिलाया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रबल गंधक कारक है, जिसकी वजह से गैस रिसाव का संसूचन में मदद मिलती है। मतलब कहीं गैस निकल रहा है तो पता चल जाएगा। तो आपको बताए थे हम, इसको बोलते हैं एथिल मरकैप्टन। इसी का नाम ये बदल के दिया है, तो इसलिए दोनों नाम जानना जरूरी है, अन्यथा बहुत बच्चा को लगेगा कि इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है। इसका नाम है थायो एथेनॉल। थायो एथेनॉल, जो एलपीजी सिलेंडर को भरने के दौरान डाला जाता है। यह तीव्र गंध वाला यौगिक है, तथा इसका सहायता से गैस के रिसाव का पता चलता था। बहुत ऐसा समय था जब नहीं ये डाला जाता था उसके अंदर, तो होता क्या था कि एलपीजी गैस रिलीज हो गया, बहुत बड़ा कांड बन हो गया, आग लग गया, लेकिन पता नहीं चल पाता था। इसी के लिए डाल दिया जाता है। अब थोड़ा सा भी रिलीज होता है, पूरा चारों तरफ गंध देने लग जाता है। तो याद क्या रहेगा, थायो एथेनॉल, थायो एथेनॉल, ध्यान रखिएगा। और एथिल मरकैप्टन, पहले यही ऑप्शन आता था, बदल रहा है थोड़ा सा। नवीकरणीय ऊर्जा किस से प्राप्त की जा सकती है। आप एक ट्रिक समझ लीजिए, जीवन भर याद रखा, नवीकरणीय, नवीकरणीय, नया करणीय, इतना आप कर सकते हैं। नवीकरणीय मतलब नया करणीय। और परंपरागत जो सब दिन से आ रहा है, नया करणीय का मतलब है जिसको आप नया कर सकते हैं, खत्म ही नहीं होगा। जैसे पवन ऊर्जा कभी खत्म नहीं होने वाला है, सौर ऊर्जा कभी खत्म होने वाला नहीं है, इसको बोलते हैं नवीकरणीय। तो इसमें कह रहा है कौन ऐसा चीज है, चारों ऑप्शन पढ़िए, जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो जैव मात्रा कभी खत्म नहीं होगा। अभी क्या है जैव मात्रा, पता है? नवीकरणीय ऊर्जा जैव मात्रा से प्राप्त की जा सकती है। कहने का मतलब है, जैसे जीवाश्म है, जमीन के अंदर स्टोर्ड है, उतना ही जीवाश्म आप निकाल सकते हैं। अब बना नहीं, तुरंत तुरंत नहीं बनता है, लाखों करोड़ों वर्ष में बना है। प्राकृतिक गैस जमीन के अंदर, पृथ्वी के अंदर, ये भी स्टोर्ड है, बस जितना है उतना ही है, निकल गया, खत्म हो जाएगा। अगला कह रहा है विघट नाभिक तत्वों से। अगर मान के चलिए कि यूरेनियम का नाभिक है, वो एक मात्रा में है, वो खत्म हो जाएगा, बात खत्म। लेकिन ये जो जैव मात्रा नहीं खत्म होगा, ये पेड़ पौधा की बात हो रही है। बताइए पेड़ पौधा कितना है, उससे रिलेटेड जो आप जलावन लाते हैं वो खत्म होने वाला चीज है? नहीं है, उससे रिलेटेड खत्म होने वाला। इसीलिए यही है नवीकरणीय। यहाँ ऑप्शन में पवन ऊर्जा दे सकता था आपको, आपको यहाँ पे सौर ऊर्जा दे सकता है, ज्वारीय ऊर्जा दे सकता था। आगे बढ़िए। भारत सरकार ने हाल ही में तेल विपणन कंपनियों के लिए पेट्रोल के साथ 5% इथेनॉल मिलाना अधिदेशात्मक कर दिया है कि इथेनॉल 5% आपको मिलाना है तेल के, पेट्रोल के साथ। इस नीति का निम्नलिखित में से कौन सा संभावित परिणाम है? इससे क्या होता है? पहला ऑप्शन है आपका कि फॉसिल तेल पर भारत की निर्भरता को कम करना, और दो में है ईंधन आयात बिल को घटाना। ये दोनों सही बात है, क्योंकि एथेनॉल से हर काम होने लग गया अगर गाड़ियों में, तो याद रखिएगा, बाहर से जो इतना महंगा तेल मंगाया जाता है उसको कम करना। देखिए जरा कैसे इसको यहाँ समझाया गया है कि उपरोक्त दोनों ही संभावित परिणाम हो सकते हैं। पेट्रोल में 5% एथेनॉल मिलाने से
फॉसिल तेल पर भारत की निर्भरता कम हो जाएगी और साथ ही ईंधन आयात बिल भी घटेगा। अगला प्रश्न है कि एथिलीन डाइब्रोमाइड को पेट्रोल में मिलाने पर क्या होता है? यह ईंधन की ऑक्टेन संख्या को बढ़ाता है, यह लेड ऑक्साइड के विलोपन से सहायक होता है, यह पेट्रोल में से सल्फर यौगिक को निकाल देता है, यह टेट्रा एथिल लेड के प्रतिस्थापन का काम करता है। तो इसमें से आंसर हो जाएगा आपका, यह जो करता है ना, पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा कि ये जो करता है वो ईंधन का ऑक्टेन संख्या को बढ़ा देता है। बात समझे, एथिल डाइब्रोमाइड डालने से। यहां है कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सा एक दहन पोषक है? दहन पोषक का मतलब जिससे आग को हेल्प मिलता है, आग तेजी से फैलता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, क्योंकि ये रहेगा तभी आग लगेगा, और जितना ज्यादा ऑक्सीजन उतना आग लगेगा। गोबर गैस का मुख्य अवयव क्या होगा? मेथेन होगा। गोबर गैस, जैव गैस, बायोगैस, ये सभी में आपको मिलेगा क्या? और इसका धान का खेत और दलदली भूमि बहुत ज्यादा हेल्प करता है, वहां पे सबसे ज्यादा मिलेगा आपको मेथेन, CH4 जिसको बोलते हैं। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा एक गैस बिल्डर के प्रयोग में काम आता है? गैस बिल्डिंग किया जाता है ना, वहां पे एक गैस डाला जाता है, तो उसको बोलते हैं एसिटिलीन गैस। गैस बिल्डिंग में एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सी एसिटिलीन का प्रयोग मुख्यतः बिल्डिंग के कामों में ज्यादा उपयोग किया जाता है। ऑक्सी एसिटिलीन बोलने का मतलब है ऑक्सीजन वहां पे जो है वो साथ में डाला जाता है। 2 सिलेंडर होता है, एक ऑक्सीजन का, एक गैस का, एसिटिलीन गैस। यहाँ है बायोगैस के मुख्य घटक क्या है? तो मेथेन तो होगा ही होगा। देखिए यहाँ क्या लिखा गया, बायोगैस का 75% तक मेथेन गैस ही होता है। और मेथेन गैस के अलावा देखा जाए सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होता, ये गलत लिखा गया है। नाइट्रिक ऑक्साइड लिखा गया है, ये भी गलत है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी नहीं होता है। तो ये तो ऑप्शन इस वजह से कटते जा रहा है। आंसर अब हो जाएगा आपका बी नंबर, कि मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। नीचे आइए, इसमें जान जाइए क्या क्या रहता है। पहला है आपका मीथेन, जो सबसे ज़्यादा रहता है 50 से 75%। कार्बन डाइऑक्साइड रहता है 25 से 15%, 50%। नाइट्रोजन रहता है 0 से 10%। हाइड्रोजन है 0 से 1%। और हाइड्रोजन सल्फाइड 0 से 3%। ऊपर ऑप्शन में सुनिएगा, यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं था, सल्फर डाइऑक्साइड था। ये बहुत प्रदूषककारी है, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रदूषककारी है, इसे अम्ल वर्षा होती है, लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड रहता है थोड़ा सा। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन ईंधन सेल वाले वाहन रेचन एक्सहॉस्ट के रूप में क्या निर्मित करते हैं? मतलब रेचन का मतलब होता है जो भी हाइड्रोजन ईंधन से बने हुए जो वाहन होते हैं, ऐसे बहुत कम ही वाहन है, अभी वाहन तो ना के बराबर बना है, तो वो पानी देगा। क्योंकि हाइड्रोजन से अगर कोई चीज़ जल रहा है, तो हाइड्रोजन कब जल रहा होगा वाहन के अंदर? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो बना क्या रहा होगा? 2H2O। जल बनाता है, वही चीज़ यहाँ लिखा गया है। यहाँ पे है कि कोयला आधारित तापीय बिजली घर अम्ल वर्षा में अंशदायी होते हैं। जी हाँ, कोयला जलता है, उससे बहुत कुछ ऐसा निकलता है। कोयले के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है। कार्बन की ऑक्साइडें, देखिए ये बात सही है, ये बात भी सही है, लेकिन इसका ये वर्णन कर रहा है, ये नहीं है कारण। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने से थोड़े ही ना वो हो रहा है। आइए यहाँ समझिए, दोनों सही है, लेकिन बात समझे, दोनों बात अलग अलग है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो अम्ल वर्षा होता है, अम्ल वर्षा में नाइट्रोजन के सल्फाइड ऊपर जाते हैं, तो नाइट्रिक H2SO, सॉरी सल्फर के ऑक्साइड जाते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जाते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड ऊपर बनाते हैं, वो है अम्ल वर्षा के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक का अधिक ईंधन मान होता है? तो हाइड्रोजन सबसे ज्यादा ईंधन मान वाला है, इन जितना भी ऑप्शन है उसमें।
यहाँ पे देखिए लिखा गया हाइड्रोजन का ईंधन मान दिए गए चारों में सर्वाधिक है, मतलब कम मात्रा में जलेगा, ज़्यादा एनर्जी देगा। ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहीम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? प्रतिहीम के रूप में, तो आपका आंसर हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकोल। ऑटोमोबाइल इंजन में प्रतिहीम के रूप में एथिल ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। एथिलीन ग्लाइकोल का संरचनात्मक सूत्र कुछ इस प्रकार है। एक तरफ ईंधन है, एक तरफ अवयव है। फ्यूल एंड मेजर कंटेंट किसमें क्या होता है वो पूछ रहा है आपसे। चलिए पढ़ा जाए। देखिए ब्यूटेन जो होता है यह हर एक बच्चा को पता होगा। एलपीजी के अंदर देखिए हाइड्रोजन है, मीथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो ये किसका लक्षण दिख रहा है? नहीं पता चल रहा है? एक में रुक जाइएगा जी। कोयला गैस है, एलपीजी भी है। ब्यूटेन से तो क्लियर है कि एलपीजी ब्यूटेन में होता है, तो सी का हो जाएगा आपका 2। ये तो एकदम आंख बंद करे ब्यूटेन देखिए तो मारिए एलपीजी, क्योंकि अदर जगह ब्यूटेन शब्द नहीं दिखेगा। भाप अंगार गैस है, कोयला गैस है और सीएनजी गैस है। और मेथेन होता है, सीएनजी में मेथेन होता है और मेथेन के साथ और भी गैसेज होती है। तो सीएनजी का मारिए मेथेन के साथ इथेन गैस, ठीक है। एक मिनट। कोयला गैस में आपका होता है, कोयला से निकलने वाला जो गैस होता है, बी का मारिए 4। कोयला वाला में हाइड्रोजन हो जाएगा, मीथेन वहाँ बनेगा, कोयला से मीथेन बनता है, बात समझे। और कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन जाएगा। आगे एक बच गया कौन सा? भाप अंगार गैस, इसको आप टिक लगाएंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन भाप अंगार गैस में। आइए इसको डिटेल में यहाँ देखते हैं कि हम लोगों ने जो मेहनत करा है क्या ये सही गया या गड़बड़ में चला गया। यहाँ कह रहा है सीएनजी के प्रमुख अवयव मीथेन एवं मीथेन है, तो यहाँ से जीवन भर के लिए याद रखने का कोशिश करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मीथेन और इथेन होता है आपका सीएनजी में, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में। आगे कहता है कोयल गैस के हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब ये जो कोल गैस था इसका ये 4 देना सही रहेगा, ठीक है। हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड कोल गैस में, कोयला गैस बोलते हैं इसको। आगे कहता है एलपीजी के मुख्य अवयव ब्यूटेन और प्रोपेन है, तो एलपीजी का ब्यूटेन और प्रोपेन हो जाएगा, अब सही हो गया। अब भाप अंगार गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होते हैं। चलिए हम लोग ने जो मेहनत किया वो सही जाके टिक बैठेगा। चलिए ये पढ़िए। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए, नीचे करा उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है वो बताना है। एक सही है, 2 या तीनों सही है। तो कहा जा रहा है पहला कि द्रवित प्राकृतिक गैस एलपीजी को अत्यधिक शीत ताप तथा उच्च दाब में द्रवित किया जाता है, जिससे विशेष रूप से अभिकल्पित पात्रों में इसका संग्रहण और परिवहन सुसाध्य हो जाए, मतलब सुविधाजनक हो जाए। तो पहला सही है। इसको क्या किया जाता है ना, बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ और एकदम ठंडा करके इसको एलपीजी को एक जगह एकत्रित किया जाता है। भारत में प्रथम, अच्छा एलएनजी लिखा था, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, एलएनजी का फुल फॉर्म होता है। भारत में प्रथम एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस टर्मिनल हसन में निर्मित हुआ था। ये पॉइंट जो है ना का शक दे रहा है। हाँ ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। ये हसन में नहीं, दहेज करके जगह था वहाँ हुआ था, इसको हटा दीजिए। पहला तो सही हो गया। अगला कह रहा है 3 नंबर में द्रवित पेट्रोलियम गैस से प्राकृतिक गैस द्रवो यानी नेचुरल लिक्विफाइड गैस का पृथक्करण किया जाता है और इसे इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एवं प्राकृतिक गैसोलीन सम्मिलित होता है। तो यह भी बात सही है। तो इसको यहाँ से जरा समझ लीजिए। कह रहा है द्रवित प्राकृतिक गैस लिक्विफाइड नेचुरल गैस को अत्यधिक शीत ताप उच्च दाब द्रवित किया जाता है, जिसे विशेष रूप से अभिकल्पित पात्रों में उसका संग्रहित और परिवहन सुसाध्य हो जाए। इसका पता आपात के लिए
एलएनजी टर्मिनल दहेज में निर्मित किया गया है। दहेज। आगे कहता है तीसरा कथन सत्य है, वो तो हम लोगों ने पढ़ा ही। इसमें इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन तथा प्राकृतिक गैसोलीन सम्मिलित। यहाँ पर ये कथन में कह रहा है तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी, पेट्रोलियम गैस मतलब एलपीजी हो गया, का प्रमुख मीथेन होता है। प्राकृतिक गैस का ना मीथेन होता है, तो ये गलत हो गया, इसका ब्यूटेन होता है। कहता है मीथेन घरों तथा कारखानों में जलने के लिए सीधे प्रयोग में लाई जा सकती है, जहां वह पाइपलाइनों से उपलब्ध कराई जा सकती है। तो इसका ए गड़बड़ है, जो डी है ना, मतलब लास्ट वाला, मतलब सेकेंड नंबर, वो सही है। इसके लिए डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। कहा जा रहा है कि तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक प्रोपेन और ब्यूटेन है। यह प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त होती है। एलपीजी के रिसाव की पहचान के लिए इसे दुर्गंध युक्त एथेनॉल मिलाया जाता है। मेथेन अन्य हाइड्रोकार्बन की तुलना में जलने पर कम CO2 देता है। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, मतलब कम प्रदूषण फैलाने वाला? हाइड्रोजन। ऑप्शन में तो सबसे अच्छा यही हो जाएगा। कहा जाता है हाइड्रोजन को छोड़कर शेष सभी डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन हो गया, हाइड्रोकार्बन से जलने पर कार्बन मोनोऑक्साइड, अब देखिएगा ये सुनिए, सल्फर के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। ये पर्यावरण में प्रदूषण है। आगे कहता है हाइड्रोजन जलने पर कोई भी प्रदूषणकारी गैसें उत्सर्जित नहीं करता, इसलिए हाइड्रोजन सबसे बेस्ट गैस को ग्रीन गैस कहते हैं। इसीलिए हाइड्रोजन गैस को ग्रीन गैस कहते हैं, जो पर्यावरण का मित्र भी है। कोयला संस्तर मेथेन और सेल गैस नामक दो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और सही बताइए। कोयला संस्तर मेथेन कोयले संघियों से निष्कर्षित शुद्ध मेथेन गैस है। जी नहीं। जबकि सेल गैस केवल प्रोपेन और ब्यूटेन का एक मिश्रण है, जो सूक्ष्म जीव अपसादी सैलों से निष्कासित की जा सकती है। नेक्स्ट है, भारत में कोयला संस्तर मेथेन स्रोत बहुतायत में है, किंतु अब तक सेल गैस से स्रोत नहीं पाए गए हैं। ये सब बात गड़बड़ सड़बड़ लिखा है, यहाँ समझिए। कह रहा है सेल गैस में मीथेन होता है। प्रथम कथन के अनुसार प्रोपेन तथा ब्यूटेन है, जो गलत है। ठीक है, उसमें मीथेन होता है सेल गैस में। अच्छा, भारत में सेल गैस का स्रोत है, अतः कथन 2 भी गलत है। यानी कि सेल गैस का भारत में स्रोत कम मात्रा में है या ना के बराबर है। एक मिनट रुकिए, क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। कि भारत में कोयला संस्तर मेथेन स्रोत बहुतायत है। स्रोत तो है लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है, आकार, किंतु अब तक सेल गैस का स्रोत नहीं पाया गया। नहीं है और पाया भी गया है, इसीलिए गलती है पॉइंट। फ्यूल सेल, जिसमें हाइड्रोजन से समृद्ध ईंधन और ऑक्सीजन का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए होता है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और सही बताइए। पहला है, यदि शुद्ध हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में होता है तो फ्यूल सेल उप उत्पाद यानी बाई प्रोडक्ट के रूप में ऊष्मा एवं जल का उत्सर्जन करता है। ठीक है। दूसरा है, फ्यूल सेल का उपयोग भवनों को विद्युत प्रदाय के लिए तो किया जा सकता है, किंतु कितना गलत बात लिखा है, छोटी युक्ति के लिए नहीं, गलत बात। फ्यूल सेल्स प्रत्यावर्ती धारा एसी के रूप में विद्युत उत्पादन करते हैं, ये भी गड़बड़ है। इसका पहला सिर्फ सही है। यहाँ देखिए, कहा जा रहा है कि फ्यूल सेल से हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का उपयोग विद्युत पैदा करने के लिए होता है। यदि शुद्ध हाइड्रोजन का उपयोग विद्युत पैदा करने के लिए होता है तो ये यूल सेल उत्पादन के रूप में ऊष्मा एवं जल का उत्सर्जन करते हैं। और ये पॉइंट जो दिया हुआ था, और इधर है क्या दिया हुआ, नहीं दिया है, लेकिन ये जो पॉइंट था ये गड़बड़ था। ये ध्यान रखिएगा कि इससे अगर बिजली पैदा होगा तो सबको मिलेगा, हर चीज़ चार्ज वार्ज होगा, लैपटॉप हो या कंप्यूटर या मोबाइल, सब कुछ छोटा बड़ा नहीं देखा जाएगा। और यह DC धारा देता है, AC नहीं।
अब एक शब्द पर जानिए, एक दहन है, एक ज्वाला है, दोनों समझ लीजिए, आज समझा देते हैं। ये देखिए कोयला का टुकड़ा है और यह एक इतना ही बड़ा लकड़ी का टुकड़ा है। आपने दोनों में आग लगा दिया, आग लगा दिया, आग लगा दिया, दोनों में आपने आग लगा दिया। अब एक चीज़ देखेंगे, इसमें ऐसे एक लौ निकल के जलेगा। आप देखेंगे क्या, इसमें ऐसे ऐसे ऊपर लौ निकलेगा और फिर जलेगा, और ये सिर्फ लाल होकर जलेगा, रेड। अगर निकलेगा भी तो हल्का हल्का साइड में यहाँ पे ब्लू रंग का निकलेगा, थोड़ा बहुत, नहीं निकलेगा ना के बराबर। आप एक चीज़ जानिए, ये है दहन और ये है ज्वाला के साथ जहर। ज्वाला का मतलब धाह निकलना जो बोलते हैं हम लोग देसी भाषा में, वो जो पीला पीला निकलता है वो होता है। इसका मतलब है कि ये जो जिसमें आग आपने लगाया है, इसके अंदर ऐसा चीज़ था जो गर्म होने पर गैस रूपांतरित हुआ और वो गैस ऊपर गया, ऊपर गया और ऊपर आग लग गया उसमें। ऊपर जितना ज़्यादा गैस बना, ये हीट हो रहा है ना, नीचे जो आप रखे हुए नीचे लकड़ी का टुकड़ा, ये हीट हो रहा है, इसके अंदर जो गैस वाला मटेरियल है उड़ के ऊपर चला गया, तो आग है उसके पीछे पीछे गया उसको जलाने के लिए, तो जितना ऊंचा तक गैस गया वहां तक जलाया। तो इसीलिए क्या हुआ कि ये जो यहाँ लकड़ी है, तो इसका इतना ऊपर गैस गया तो यहाँ तक ही जलाते रहता है ऐसे, इसलिए लौ बनता है, ये लौ, समझिएगा। दहन ज्वाला उसी को बोलते हैं। कहता है दहन एक क्या है, तो दहन एक रासायनिक क्रिया है। आप ऐसा हो सकता है कि लकड़ी को आपने जलाया और फिर जो राख बना उससे फिर आप लकड़ी बना ली, ऐसा तो नहीं हो सकता, इसलिए रासायनिक क्रिया है, नया बनता है। आगे है आपके सामने कि पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जा सकती है, तो ऑक्टेन, ऑक्टेन संख्या से बताए थे। और कहा जाता है पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या से व्यक्त की जा सकती है, और ऑक्टेन संख्या में वृद्धि पेट्रोल की गुणवत्ता में वृद्धि का प्रदर्शन है। जितना ऑक्टेन संख्या आगे होगा उतना अच्छा कोयला, मतलब उसको माना जाएगा पेट्रोलियम। निम्नलिखित में से किस ईंधन के कारण पर्यावरण में न्यूनतम प्रदूषण होता है, हाइड्रोजन। ऊष्मीय मान भी अधिक है, कम यूज करो बहुत एनर्जी मिलेगा। बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव्य क्या हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पशु का अपशिष्ट। जलीय पादप नहीं, शस्य अवशेष नहीं, वन अवशेष। अच्छा, वन अवशेष भी कहा जा सकता है, लेकिन बायोगैस शब्द दिया है ना, गोबर गैस या बायोगैस दे, तो याद रखिएगा इसका सबसे अच्छा पशु का अपशिष्ट। बायोगैस का निर्माण पशु का अपशिष्ट जैसे गोबर मूत्र इत्यादि से बहुत तेजी से होता है। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है, तो आंसर यही हो जाएगा हाइड्रोजन। 1 ग्राम हाइड्रोजन जलाने में 15,000 जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य के अपार ऊर्जा का स्रोत हाइड्रोजन ही है, लेकिन वहाँ कुछ और हो रहा होता है, ये मत सोच लीजिएगा वहाँ भी पानी ही पानी होगा, पानी नहीं बन रहा है वहाँ, वहाँ कुछ और रिएक्शन है, उसको नाभिकीय संलयन बोलते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग ने बात किया था। कहा जा रहा है बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया उपयुक्त की जाती है, प्रयोग में लाई जाती है, बायोडीजल। आंसर देना बहुत आसान है, इसको बोलते हैं हम लोग, बायोडीजल के उत्पादन में स्टीरीकरण को अपनाया जाता है, तो इसको बोलते हैं ट्रांस स्टीरिफिकेशन। ध्यान दीजिए, ये जो क्वेश्चन है इसका हमने अभी आंसर देखा इस वजह से, क्योंकि एक चीज समझिएगा, निम्न तापीय इंजन का ही मतलब क्रायोजेनिक इंजन होता है, बात समझे, इसको क्लियर करना चाह रहे थे। आप एक चीज समझिए यहाँ पे, क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है, निम्न तापीय इंजन। जैसे जितने बड़े बड़े जो अंतरिक्ष में भेजे जा रहे हैं उपग्रह, बड़े बड़े उसके लिए जाते हैं, इसको PSL भी बोलते हैं, जो बड़े बड़े एक तरह से कह सकते हैं रॉकेट्स होते हैं। आप समझिएगा उसमें कौन सा गैस डालना सही रहेगा, तो ऑक्सीजन डाला जाएगा ऑक्सीकारक के रूप में, और द्रव हाइड्रोजन डाला जाता है ईंधन के रूप में। बात समझ में आया, क्योंकि अभी आपने देखा 1 ग्राम हाइड्रोजन जलाने से 15,000 कैलोरी निकल रहा है एनर्जी, तो कम वजन में ज़्यादा एनर्जी निकलता है, और साथ में ऑक्सीजन डाला जाता है ताकि उसको जलने में हेल्प मिले, वरना ऑक्सीजन ऊपर होगा नहीं तो काम खराब हो जाएगा, नहीं ऑक्सीजन तो जलना एकदम मस्ट हो जाता है। वैसे एक अच्छी बात है कि एग्जाम में इंग्लिश भी रहेगा क्वेश्चन के पास, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि इंग्लिश नहीं होने से मीनिंग चेंज हो जाता है, बड़ा दिक्कत हो सकता है।
अगर है निम्न तापी, ध्यान दीजिए, निम्न तापी यानी क्रायोजेनिक इंजन में सामान्यतः द्रव ऑक्सीजन ऑक्सीकारक ऑक्सीडाइजर के रूप में तथा द्रव हाइड्रोजन ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। क्रायोजेनिक इंजन की सहायता से ही जीएसएलवी रॉकेट में प्रयुक्त होने वाले प्रणोदक यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को न्यून ताप पर द्रव अवस्था में रखा जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी आधारित इंजनों में द्रव प्रणोदक का प्रयोग किया जाता है। चूंकि द्रव अवस्था में गैस सघन होते हैं, इसलिए इसे गैसीय अवस्था की अपेक्षा अधिक सरलता से नियंत्रित किया जा सकता है। निम्न तापी इंजन यानी क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग स्पेस शटल में किया जाता है, यानी कि समझ रहे होंगे। अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे सिनगैस कहा जाता है? तो सीन गैस कहा जाता है कृत्रिम गैस का संक्षिप्त रूप है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। यह कुछ कार्बनिक ईंधन के गैसीकरण के उत्पन्न हो जाता है, तो इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन में है। और एक मिनट, हाँ ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन है, क्योंकि जल तो होगा नहीं, जल तो होगा नहीं, और कार्बन के हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन हो जाएगा। अभी हम लोगों ने देखा है वही चीज यहाँ फिर आ गया। क्रायोजेनिक इंजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, गड़बड़ पूछ रहा है। पहला, क्रायोजेनिक तकनीक को निम्न तापकी कहा जाता है जिसका तापमान -238 डिग्री सेल्सियस है। बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो गया, ये नहीं है। इसका हो जाएगा कि इस इंजन में तरल हाइड्रोजन एवं तरल ऑक्सीजन का प्रयोग होता है, जो यान यानी रॉकेट को अधिक शक्ति प्रदान करता है। तो ये बात सही है, अभी हम लोगों ने देखा है। आगे है कि तरल, अच्छा ये तो पढ़ लिया। आगे है कि तरल रूप में हाइड्रोजन 0 से लेकर -250 डिग्री सेल्सियस पर, जबकि तरल रूप में ऑक्सीजन से सॉरी ऑक्सीजन जो है 0 से -183 डिग्री सेल्सियस पर प्राप्त की जा सकती है। यह सही बात लिखा गया है, समझे। आगे कह रहा है कि तरल ईंधन के जलने से इतना ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसे क्रायोजेनिक इंजन में 4.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार मिल जाती है। इतना फास्ट जलता है, सही बात है। क्रायोजेनिक तकनीक को निम्न तापकी भी कहा जाता है। इसका तापमान -150 डिग्री सेल्सियस तक होता है, न कि -238 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यह सही बात है कि हाइड्रोजन को आप कहाँ तक ले जा सकते हैं, -250 डिग्री सेल्सियस तक, और ऑक्सीजन को 183 डिग्री सेल्सियस, लेकिन दोनों मिक्स होने के बाद चलता है ये 150 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। आप ये रफ्तार देख रहे हैं क्या है, 4.4 किलोमीटर एक सेकेंड में। मतलब आप सोचिए अपने घर से आप जहाँ पे हैं वहाँ से 4-5 किलोमीटर मान लीजिए, कितना देरी लगेगा जाने में। और सोचिए ये सेकेंड में जा रहा है, एक सेकेंड में इतना डिस्टेंस कवर करना। करा क्रायोजेनिक, ये तो पढ़ लिया हम लोगों ने। कोल गैस में किस गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा होगी? कोल गैस कोयला से बनाया जाएगा, तो इसमें हाइड्रोजन बोला जाता है। कोल गैस में 54% हाइड्रोजन, 35% मेथेन, 11% कार्बन मोनोऑक्साइड और 5% हाइड्रोकार्बन और 3% कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला होता है। सबसे ज़्यादा क्या है कोल गैस में? हाइड्रोजन, फिर मेथेन है, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ कह रहा है सीएनजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। पहला है आपका कि वाहनों में इसके प्रयोग के लिए इसे 200 से 350 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक संपीड़ित किया जाता है। आगे कहा जा रहा है कि सीएनजी में 80 से 90% मात्रा ब्यूटेन की होती है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में, आप एक बात बताइए, ब्यूटेन होता है क्या? ये सब गड़बड़ सरबड़ दे दिया है। आइए यहाँ से समझिए, यहाँ पे इसका सारा डिटेल डाल दिया गया है सही सही। कह रहा है सीएनजी एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ है। इसका प्रयोग वाहन के ईंधन के रूप में किया जाता है। गैस पेट्रोलियम कुआं से स्वतः निकलती रहती है, अतः इसे प्राकृतिक गैस कहा जाता है।
वाहनों में इसके प्रयोग के लिए इसे 200 से 250 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक संपीड़ित किया जाता है। 200 से 250 होगा, 230 नहीं, ध्यान रखिएगा। आगे कहा जा रहा है क्या था, संपीड़ित प्राकृतिक गैसें है सीएनजी में 80 से 90% मीथेन होता है, वही तो कहा। इसमें ब्यूटेन नहीं होता। ब्यूटेन कहाँ रहता है? एलपीजी गैस में रहता है। और ये जो क्वेश्चन है ये हम लोग ने इस टाइप के पहले किया है उतना देर से, तो लगाइए। सीएनजी में अभी आपने देखा कोयला गैस है, एलपीजी गैस है, भाप अंगार गैस है। तो भाप अंगार गैस में हमने देखा था क्या हो जाएगा, भाप अंगार गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन रहता है। सीएनजी में हो जाएगा मीथेन और इथेन हो जाएगा। और एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। कोल गैस में हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होगा। और उसी का यहाँ पे फिर से डिटेल दिया गया है, एक बार फिर पढ़ेंगे, बार बार देखेंगे, बार बार पढ़ेंगे कि याद ही हो जाए। सीएनजी गैस के मुख्य जो मीथेन और इथेन गैसें होती है, इसमें लगभग 80% से 90% मीथेन युक्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। कोल गैस के बारे में कहता है हाइड्रोजन 54% होता है, मीथेन 35%। कोल गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड 11%, हाइड्रोकार्बन 5%, कार्बन डाइऑक्साइड 3% का मिश्रण। इसे कोयले के भंजन आसवन द्वारा मिला प्राप्त किया जाता है। मैंने बोला था कुछ देर पहले कि कोयला से ही प्राप्त होता है। यह रंगहीन एवं तीक्ष्ण गंध वाली गैसें है, तीक्ष्ण गंध वाली गैसें है, या वायु के साथ विस्फोट मिश्रण बनाती है, मतलब जलती है आवाज के साथ। एलपीजी मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन गैस से बना है। भाप अंगार गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से बना हुआ ये गैस है। आगे कहा जा रहा है 52 नंबर, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? तो खाना पकाने में होता है एलपीजी का प्रयोग, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का प्रयोग होता है। ठीक है, द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी हाइड्रोकार्बन गैसों का मिश्रण होता है। इसका प्रयोग सामान्यतः घरेलू गैस के रूप में खाना पकाने के लिए किया जाता है। एलपीजी मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन गैसें पाई जाती है। तो यहाँ तक आपने देखा, ये चैप्टर में हमने 52 क्वेश्चन को हम लोग अभी देखा, और 52 क्वेश्चन में मात्र 32 मिनट लगा है। 1-2 मिनट तो मैं थोड़ा सा समझाया ही था, मतलब 30 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन, और भी सॉल्यूशन के साथ, विद द सॉल्यूशन। दिस इज नाइस। अप्रोक्सली मान के चलिए कि ये क्वेश्चन आपका 150 के करीब होगा या ज़्यादा ही, क्योंकि हर सॉल्यूशन में 2-3 क्वेश्चन छुपा रहता है। तो आप इतना क्वेश्चन आपने करा इतना कम समय में, ये आपके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप ऐसे चैनल पे हैं, आप निश्चिंत रहें। मैं नौकरी किया हूँ ना, मेरे को पता है कि कितना मेहनत लगता है, तो मैं आपके साथ धोखा नहीं कर सकता, आपके समय को मैं बर्बाद नहीं कर सकता। मेरे बतियाने से क्या ही हो जाएगा, मैं आपके साथ अच्छा अच्छा बात करूँ, मैं मोटिवेट करूँ, कुछ नहीं होता उससे, पढ़ने से सिर्फ होता है। मानव सेवा में रसायन, मतलब डेली लाइफ में क्या क्या रसायन शास्त्र का यूज हो रहा है, बहुत यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और हर एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ देखिएगा, संस्पर्श लेंस यानी कॉन्टैक्ट लेंस किससे बनाया जाता है? तो या इसको बोलते हैं ल्यूसाइट। कहता है सस्पेंस लेंस या ल्यूसाइट से बना होता है। यह मैथिल मेथेक्रिलेट का बहुलक होता है। ल्यूसाइट को प्लेक्सग्लेस, एक्रिलाइट तथा परस्पेक्ट नामों से भी जाना जाता है। थोड़ा सा पहली बार है तो नया लग सकता है, लेकिन इसको एक बार और पढ़ के बता देते हैं जरा। एक आंखों के अंदर छोटा सा गोल का लेंस लगता है, सस्पेंस लेंस, संस्पर्श बोलते हैं इसको, जिसको कॉन्टैक्ट लेंस बोलते हैं। तो ये बना होता है ल्यूसाइट से। तो इसके बारे में कह रहा है कि सस्पर्श लेंस जो होता है ल्यूसाइट से बनाया जाता है। यह क्या है? मेथेक्रिलेट का बहुलक होता है। आगे था ल्यूसाइट को प्लेक्सीग्लेस, एक्रिलाइट एवं पर्सपेक्स नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। क्या आंसर देना सही रहेगा? तो फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट जो है ना, Na2S2O3 विलयन का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर अच्छा हो जाएगा आपका अनअपघट सिल्वर ब्रोमाइड। Ag को क्या पढ़ते हैं? बोलिए, सिल्वर ब्रोमाइड को विलय सिल्वर थायोसल्फेट संकुलन के रूप में निकालने के लिए। यहाँ है कि फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट विलयन का प्रयोग निगेटिव के अस्थायीकरण में अपघटित AgBr को विलय थायोसल्फेट संकुलन के रूप में निकालने के लिए किया जाता है। ध्यान रखिएगा इसका। अगला क्वेश्चन में आपका है कि अमाशय के एक्स किरण परिरक्षण रंगीन एक्स किरण से पहले रोगी को बेरियम का लवण दिया जाता है। पहले क्वेश्चन कर चुके हैं पहले क्लासेज में।
तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा कि बेरियम जो होता है एक सीरन का एक अच्छा अवशोषक है और अमाशय के सुस्पष्ट देखने में सहायता करती है, आँख अच्छे से दिखता है, इसलिए बेरियम का घोल पिलाया जाता है या बेरियम खिलाया जाता है, जो भी कह लीजिए। ठीक है, आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुलक गोली रोधी यानी बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका पॉलीएमाइड बोलेंगे इसको। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में पॉलीएथिलीन, सॉरी इसका आंसर जो होगा ना पॉलीएथिलीन हो जाएगा, बात समझे, पॉलीएमाइड नहीं, पॉलीएथिलीन होगा। ठीक है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में पॉलीएथिलीन बहुलक का प्रयोग होता है क्योंकि पॉलीएथिलीन सस्ता, टिकाऊ और रासायनिक रूप से उपयुक्त होता है। तो आंसर क्या माइंड में रखेंगे, पॉलीएथिलीन का क्या बना होता है आपका, बुलेट प्रूफ जो भी पदार्थ बनाया जाता है उसके लिए। अच्छा, ड्रेस नहीं बनता है पॉलीएमाइड, इसलिए मेरा उंगली फट से गया, ये ड्रेस में काम आता है। पॉलीएथिलीन बनता है शीशा वगैरह जो होता है ना, वो बनाया जाता है। आयोडीनीकृत नमक क्या है, तो जो नॉर्मल नमक होता है, देखिए आयोडीन युक्त नमक का मतलब है पोटेशियम आयोडाइड और साधारण नमक का मिश्रण होता है, बात समझे। ये है पोटेशियम आयोडाइड, इसको मिला दिया जाता है NaCl में, बस यही दोनों का मिश्रण होता है। इसका आंसर पहला हो जाएगा कि पोटेशियम आयोडाइड और साधारण नमक का मिश्रण होता है। पटाखों में तेज सफेद प्रकाश लाने के लिए कौन सा धातु मिलाया जाता है, सफेद लाना है ना, सफेद, आइए मिलाते हैं मैग्नीशियम को। पटाखों में तेज सफेद लाने के लिए मैग्नीशियम धातु का प्रयोग में लाया जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट के संदर्भ में लिखित कथन पर सही उत्तर बताइए। तो पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में आप कह सकते हैं सिलिका सीमेंट को मजबूती प्रदान करता है। देखिए सिलिका के बारे में कहा जाता है, सिलिका क्या है, तो आप सिलिका को जानते हैं बालू के रूप में एक तरह से, तो सिलिका सीमेंट को मजबूती प्रदान करता है, तो ये सही बात है। एलुमिना, आगे कह रहा है कि एलुमिना से सीमेंट का द्रुत अदृढ़न होता है, ये भी ठीक है। चूने की अधिकता से सीमेंट में मजबूती बढ़ती है, नहीं, उसमें इसके लिए जिप्सम मिलाया जाता है। कैल्शियम सल्फेट से सीमेंट का प्रारंभिक अदृढ़न असमय घटित होता है। कैल्शियम सल्फेट क्या हुआ, CaSO4 की बात कर रहा है यहाँ। ये कहा जा रहा है कि उपयुक्त कथन में से केवल पहला और दूसरा कथन ही सही है। सिलिका सीमेंट मजबूती प्रदान करता है जबकि एलुमिना से सीमेंट का द्रुत दृढ़न होता है। सीमेंट में चूने की अधिकता से मजबूती प्राप्त नहीं होती है, बल्कि सीमेंट में चूने का प्रयोग सीमेंट को जोड़े रखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। और वहीं कैल्शियम सल्फेट से सीमेंट का प्रारंभिक आदृढ़न समय बढ़ जाता है। वही कैल्शियम सल्फेट का बात कर रहा है आदृढ़न बनाने के लिए। निरापद दिया सलाई के विनिर्माण में लाल फास्फोरस का प्रयोग होता है, ऐसा तथ्य कारण क्या है। लाल फास्फोरस लगा रहता है ना, आप काठी देखे सलाई का काठी रेड रेड दिखता है ना, तो आंसर हो जाएगा साधारण ताप पर यह फास्फोरस की अन्य किस्मों से कम अभिक्रियाशील होता है, इसी कारण से। निरापद दिया सलाई के निर्माण में लाल फास्फोरस का उपयोग इसलिए होता है क्योंकि साधारण तापमान पर यह फास्फोरस की अन्य किस्मों की अभिक्रियाशील कम होता है, खुद से आग नहीं लगता, इसको घर्षण चाहिए, हीट देना पड़ता है इसमें। आगे कहता है प्रेशर कुकरों का हैंडल प्लास्टिक का बना होता है, इसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं। कहता है क्योंकि इसका ऊष्मा का कुचालक बनाया जाना चाहिए। इसमें कौन सा प्लास्टिक प्रयुक्त होता है, और यह प्रथम मानव निर्मित प्लास्टिक भी कहलाता है, इसको बोलते हैं बेकेलाइट, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है ये। कहता प्रेशर कुकर का हैंडल प्लास्टिक का बना होता है क्योंकि इसका ऊष्मा के कुचालक बनाया जाना चाहिए, इस हेतु प्रथम मानव निर्मित प्लास्टिक है जिसको बेकेलाइट बोलते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। आगे है मेथिल आइसोसाइनेट गैस किसके कारण दिसंबर 1984 में भोपाल में आपदा हुई थी। यूरेनियम कार्बाइड फैक्ट्री में किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होती थी, तो पीरकनाशी वहाँ बनता था। कहा जाता है मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में 2 और 3 दिसंबर सन 1984 में एक भयानक दुर्घटना घटित हुई औद्योगिक।
इस भोपाल गैस कांड के भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानते हैं। भोपाल स्थित यूरेनियम कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने में मिथाइल आइसोसाइनाइड मिक जिसको बोलते हैं नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ। इसका प्रयोग कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता था। कीड़ा को क्या मारिएगा, सारा मनुष्य को मार दिया। कागज निर्माण में कच्चे माल का विगोर्धन किसके उपयोग में किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा दाहक सोडा, कास्टिक सोडा के रूप में। कास्टिक सोडा कागज उत्पादन विशेषकर अखबारी कागज और क्राफ्ट कागज के निर्माण में इस्तेमाल में लाया जाता है। प्रकाशिक यंत्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का कांच प्रयुक्त होता है? तो आंसर इसका हो जाएगा फ्लिंट कांच। प्रकाशिक कांच में लेड ऑक्साइड का प्रयोग होता है। फ्लिंट कांच में लेड ऑक्साइड उपस्थित होता है, इसीलिए इसका प्रयोग प्रकाशिक उपकरणों जैसे कि लेंस बनाने में, प्रिज्म बनाने में, कैमरा आदि के निर्माण में किया जाता है। फ्लिंट कांच मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम और लेड सिलिकेट का मिश्रण होता है। सोडियम, पोटेशियम और लेड सिलिकेट का मिश्रण होता है। ताजे घावों के लिए आयोडीन का टिंचर एक एंटीसेप्टिक है। यह तात्विक आयोडीन का एक तनु विलयन है जिसमें नहीं होता है, क्या नहीं होता है? जल, एल्कोहल, पोटेशियम आयोडाइड, एसीटोन। जी हाँ, आप एक चीज समझ सकते हैं, आप इसके बारे में जानते हो पोटेशियम आयोडाइड, अभी थोड़ा देर पहले देखा था। आयोडीन युक्त नमक बनाने में पोटेशियम आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है साधारण नमक के साथ, इसको आयोडीन युक्त नमक बनता है। एल्कोहल जानते हैं, आप जान लीजिए कुछ भी नहीं हो, घर में दारू हो, ऐसे गलत बात है दारू वगैरह, लेकिन अल्कोहल से भी अगर आप साफ करते हैं तो कीटाणु मरता है। जल तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा गंदगी है तो उसको धोइए। तो ये भी रहता है, ये भी रहता है, ठीक है, ये भी रहता है, लेकिन ये एसीटोन नहीं रहता है, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा आपका, एसीटोन नहीं रहता उसमें, टिंचर आयोडीन में। यहाँ पे कह रहा है आयोडीन टिंचर में एसीटोन नहीं होता है। इसमें प्रति 100 मिली में 6.8 से लेकर 7.5 ग्राम आयोडीन होता है। 4.7 से 5.5 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड और 50 मिली विशुद्ध जल और शेष अल्कोहल डाल दिया जाता है। फोटोग्राफर के फ्लैश गन से चमकीले प्रकाश का निकलना देखा जाता है। निम्नलिखित में से किस आदर्श गैस की उपस्थिति के कारण यह चमक होती है? तो आंसर क्या क्या है? जेनॉन रहता है। जेनॉन का उपयोग फोटोग्राफिक फ्लैक्स में किया जाता है। जेनॉन एक दुर्लभ, रंगहीन, गंधहीन और भारी गैस है। नायलॉन 6 के संश्लेषण के लिए कौन कौन से एकलक प्रयुक्त होता है? नायलॉन बहुत सारे इससे कपड़े बनते हैं, बहुत चीज बनते हैं। नायलॉन 6 के संश्लेषण के लिए एडिपिक अम्ल और हेक्सामोथिनीन डाइएमीन प्रयुक्त होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? हेक्सा मेथिडाइमीन और एडिपिक अम्ल बनता है। बेरियम एक उपरोक्त रूप में रोगियों के पेट में एक्स किरण परिरक्षण के पूर्व खिलाया जाता है। तो पहले भी देखे, इसका आंसर हो जाए बेरियम एक किरणों का एक अच्छा अवशोषक है जिससे चित्र पेट का अच्छा तुलना में स्पष्ट रूप से देखा जाता है। खाली पेट से अच्छा है, इसी से देखा जाता है। कहा जा रहा है कि बड़े शीतगृह संयंत्र प्रतिशत रेफ्रिजरेंट के रूप में अमोनिया का उपयोग करता है, जबकि घरेलू प्रशीतक CFC का प्रयोग होता है। ऐसा क्यों? मतलब ऐसा प्रयोग किया जाता है, इसका रीजन दे रहा है कि अमोनिया को कम दाब एवं परिवेश ताप पर द्रवित किया जा सकता है। ध्यान रहेगा कि घरेलू प्रतिशत में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह कम ताप और कम दाब पर द्रवित हो जाता है, किंतु कुछ गैसें जैसे NH3 और CO2 को द्रवित होने के लिए सामान्य तापमान यानी परिवेश ताप की भी उच्चतम आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इस गैसों का क्रांतिक ताप बहुत उच्च होता है। इसीलिए बड़े शीतगृह संयंत्र जैसे कि डेयरी हो गया, वेयर हाउस हो गया, क्रीम प्लांट के प्रशीतक के रूप में अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर इसका क्या हो गया आपका? ए देना, कहाँ गया क्वेश्चन? ये देना सही हो जाएगा, ठीक है, कि बड़े शीतगृह में संयंत्र में प्रशीतक के रूप में अमोनिया का उपयोग होता है, जबकि घरेलू प्रशीतक में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग होता है। इसका रीजन था कि अमोनिया जो है कम दाब पर, परिवेश ताप पर द्रवित किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण
मिश्रित उर्वरक है NPK। नाइट्रोजन होता है इसमें, पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है। नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस के मिला हुआ है, बृहत मात्रा में पौधों को चाहिए होता है। फोटोग्राफी में अस्थायीकर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? तो हम लोग पहले भी देखे हैं, सोडियम थायोसल्फेट होता है। सोडियम थायोसल्फेट जिसको Na2S2O3 और 5H2O का प्रयोग फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के रूप में होता है। इसका प्रयोग चांदी के निष्कर्षण में भी किया जाता है। जैसे देखिए ये क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड, और इसमें ये डाल दिया गया सोडियम थायोसल्फेट, तो यहाँ से सोडियम ब्रोमाइड और यहाँ से निकल गया आपका ये कंपाउंड। अब देखिए यहाँ से बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ये, इसको समझना पड़ेगा। देखिए सभी पोटेशियम का है, पोटेशियम ब्रोमाइड है, पोटेशियम नाइट्रेट है, पोटेशियम सल्फेट है, पोटेशियम टार्ट्रेट है। अभी हमने देखा पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में होता है, तो इसका 2 जाएगा, तो ए का 2 इसमें नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। आगे कहा जाता है पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो विस्फोटक के रूप में प्रयोग होता है, तो बारूद कह सकते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, बारूद बनेगा इससे। आगे है पोटेशियम सल्फेट, ये एक उर्वरक होता है। सल्फेट ऐसे भी हम लोग कहते हैं, पापा लोग की सल्फेट ले आओ डालो खेत में, तो सल्फेट होता है उर्वरक। पोटेशियम सल्फेट उर्वरक होता है। पोटेशियम टार्ट्रेट बेकरी में काम आता है। ये जो होता है ना बेकरी में काम आता है, मतलब कि जहाँ पे पाव रोटी वगैरह बनता है फुलाने के लिए उसको, तो वहाँ पे यूज होता है। तो माइंड में रहेगा पोटेशियम टार्ट्रेट, टार्ट्रिक एसिड की तरह काम करेगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या, बेकरी में काम आता है। पोटेशियम ब्रोमाइड तो याद ही है, फोटोग्राफी कई बार हो गया। पोटेशियम नाइट्रेट अभी याद कर लीजिए कि बारूद के रूप में नाइट्रेट, बम, नाइट्रेट शब्द जो होता है ना, ये बम से रिलेटेड ज़्यादातर होता है। आगे कहा जा रहा है पोटेशियम सल्फेट, ये हो जाएगा आपका उर्वरक के रूप में। यहाँ है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। पहला है कपड़े धोने के चूर्ण में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट इसलिए मिश्रित किए जाते हैं कि, पहला कह रहा है चूर्ण शुष्क रहे, 2 नंबर में कह रहा है चूर्ण की क्षारीयता बनी रहे। तो आप एक चीज समझिएगा जरा कि जो चूर्ण होता है, चूर्ण शुष्क रहे और चूर्ण क्षारीय बनी रहे, इसीलिए कपड़े धोने के चूर्ण में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट और सोडियम सिलिकेट मिला दिया जाता है। तो ये जो कथन है दोनों सही है कि ये जो दोनों चीज मिलाया जाता है, इसको सूखा रहे, शुष्क बना रहे और साथ में क्षारीय रहे। आगे कहते हैं कि बाजार में बिकने वाला एस्पेरेट कृत्रिम मधुरक है। ये जो है पहले भी हम लोग बायोलॉजी में पढ़े हैं, ध्यान रखिएगा। एस्पर्टेम यह एमिनो अम्ल से बना होता है और एमिनो अम्ल के समान ही कैलोरी प्रदान करता है, फिर भी यह भोज्य पदार्थों में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है। इसके इस्तेमाल का क्या आधार है? बहुत मीठा ये होता है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, इतना बड़ा यहाँ कहानी है इससे रिलेटेड। तो इसका रीजन है डायरेक्ट डी नंबर, तो हम डी हम लोग पढ़ लेते हैं, उतना नहीं पढ़ के समय बर्बाद करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कि एस्पर्टेम सामान्य चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है, 500 गुना तकरीबन मीठा होता है। ये थोड़े से एस्पेरेटेम में बने भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होने पर कम कैलोरी प्रदान करते हैं। एस्पेरेटेम सामान्य चीनी से 200 गुना अधिक मीठा होता है, परंतु अलग अलग जगह पे लिखा रहता है, यहाँ 200 दिया गया है, परंतु अपने रासायनिक संगठन के कारण यह कैलोरी कम प्रदान करता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनी उर्वरक नहीं है, जिसमें नाइट्रोजन नहीं है कहने का मतलब। तो आंसर हो जाएगा सुपर फॉस्फेट। फॉस्फोरस से बना सुपर फॉस्फेट का प्रयोग फॉस्फोरस की पूर्ति हेतु किया जाता है, इसके द्वारा नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं होती है। जैसे अमोनियम सल्फेट हो गया, अमोनियम नाइट्रेट हो गया, यूरिया हो गया, इन सभी में क्या है, नाइट्रोजन है। फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो ये तो आप जान रहे होंगे, कई बार बता दिया, सिल्वर आयोडाइड होता है। इसको बोलते हैं फोटोग्राफी में हाइपो यानी सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में तथा क्लाउड सीडिंग अभिकर्मक के रूप में भी किया जाता है, क्लाउड सीडिंग अभिकर्मक के रूप में। नेक्स्ट है विज्ञापन, साइन बोर्डों और सजावटी पत्तियों के आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी होती है? इसको बोलते हैं नियॉन गैस। ठीक है, नियॉन में उच्च विद्युत चालकता पाई जाती है, इससे प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इस गैस का उपयोग साइन बोर्ड और सजावटी बत्तियों में किया जाता है, नियॉन गैस का, इसीलिए वो चमकते रहता है लाइट पड़ते ही थोड़ा भी। वायु में नाइट्रोजन गैस के लिए प्रतिस्थापित निष्क्रिय गैस
कौन सी है? वायु में नाइट्रोजन गैस के प्रतिस्थापन निष्क्रिय गैस कौन सी है जिसका उपयोग गहरे समुद्र में गोताखोर द्वारा किया जाता है? तो आंसर इसको डालिए क्रिप्टन। कहता है समुद्री गहरे समुद्र में गोताखोर द्वारा हीलियम नामक निष्क्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग नाइट्रोजन गैस के विकल्प के रूप में किया जाता है। माफी चाहते हीलियम आंसर होगा। इसके पीछे एक लॉजिक है। देखिए हीलियम इसलिए डाला जाता है क्योंकि आप ऑक्सीजन डाल देते हैं सिर्फ, होता क्या है ना उससे कि वो बहुत ठंडा होता है और लंग्स जमने का मतलब प्रॉब्लम हो जाता है, इसीलिए वहाँ पे हीलियम डाला जाता है ताकि वो आराम से प्रेशर। अच्छा एक और चीज़, वातावरण में क्या है 21% क्या है आपका, 21% आपका ऑक्सीजन है, 78% क्या है तो नाइट्रोजन है। अब सिर्फ अगर ऑक्सीजन उसको दे दीजिएगा लंग्स को फ्रीज कर देगा, तो इसके जगह पे क्या नाइट्रोजन नहीं डाला जाता, नाइट्रोजन नहीं डालकर वहाँ पे हीलियम डाल दिया जाता है साथ में। निम्नलिखित में से कौन सा पेंसिल बनाने में प्रयोग होता है? तो पेंसिल बनाने में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। परमाणु रिएक्टर में पेंसिल बनाने में इलेक्ट्रोड के रूप में तथा कार्बन अर्क के निर्माण में होता है। कार्बन का अपरूप है, विद्युत का सुचालक है। आगे है कि सीमेंट, बालू और पानी के गाढ़े घोल क्या कहे जाते हैं? सीमेंट है, बालू है और पानी के गाढ़े घोल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? बताइएगा जरा। इसी को मसाला हम लोग बोलते हैं ना, गारा या मसाला। नहीं कहता है राजमिस्त्री मसाला ले आओ भाई, मसाला ले आओ। सीमेंट, बालू और पानी के गाढ़े घोल को गारा कहा जाता है। भवन, पुल विनिर्माण में इसका प्रयोग होता है। पोटेशियम परमैंगनेट, इसको क्या पढ़ते हैं KMnO4 को, पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो आंसर इसको बोलते हैं हम लोग बीज संक्रामक के रूप में प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 नामक रसायन की प्रकृति एंटीसेप्टिक होती है, जिससे प्रयोग बीज संक्रामक के रूप में होता है ताकि कट फट जाए, वहाँ प्रयोग होता है। कांच क्या है? कांच के बारे में, कांच एक प्रकार का अति शीत द्रव है, मतलब बहुत कस के ठंडा कर दिया गया है तो ऐसा बन गया है। सिलिका इसका प्रमुख घटक होता है। बालू, तो आंसर क्या दिया? अति शीतिक तरल होता है, हैवी गर्म करके का एक ठंडा। संवेदनहारी यानी एनिस्थेटिक के रूप में निम्नलिखित किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसको बोलते हैं अमोनिया। अमोनिया गैस का उपयोग संवेदनहारी के रूप में किया जाता है। इसका अन्य उपयोग शीतलक के रूप में, उर्वरक बनाने में, कपड़ों के से तैलीय दाग छुड़ाने में भी अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कपड़ों पर जंग के दाग, ये दाब लिखा है, दाग के द्वारा हटाए जाते हैं। ये दाग होगा, दाब नहीं, दाग। कैसे हटाइएगा? तो बड़ा आसान है इसका, एक रिएक्शन होता है, आप अगर डालते हैं ना वहाँ पे ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा कपड़े पर जंग के दाग को आराम से हटा सकते हैं। आगे है 5% जल वाले एथेनॉल को क्या कहा जाता है? एथेनॉल है 5% जल के अंदर डाला हुआ, इसको परिशोधित स्प्रिट के रूप में हम लोग जानते हैं। 5% जलीय एथेनॉल को परिशोधित स्प्रिट कहा जाता है। परिशुद्ध एल्कोहल 100% शुद्ध एथिल एल्कोहल होता है। परिशुद्ध एल्कोहल की अगर बात करिएगा तो इसको बोलते हैं शुद्ध एथिल अल्कोहल बोला जाता है। लेकिन 5% एथेनॉल अगर है पानी के अंदर, जल में, तो उसको बोलते हैं हम लोग परिशोधित स्पिरिट। थोड़ा थोड़ा नाम में चेंज होने से बहुत कुछ चेंज हो जाता है। कॉस्मेटिक पाउडर किससे तैयार किया जाता है? तो कॉस्मेटिक पाउडर तैयार होता है टल्क से, इसलिए टेल्कम पाउडर बोलते हैं। टल्क एक अवशोषण के रूप में प्रयुक्त होता है। इसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट उपस्थित होते हैं। इसका प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन के रूप में किया जाता है। टल्क। सही मिलान चुनिए, जैसे दूध, रेशा और खनिज, अंड, पित्त, प्रोटीन और वसा, मांसल आहार, कैल्शियम और प्रोटीन। अंड पित्त में प्रोटीन नहीं होता है, वसा होता है, ये गड़बड़ है। दूध से खनिज मिल जाता है, रेशा तो मिल नहीं सकता, ये सही है। मांसल आहार से आपको कैल्शियम भी मिल जाएगा और प्रोटीन भी मिल जाएगा। मछली से मड एवं विटामिन मिलेगा, ये गड़बड़ है। कहता मांसाहारी आहार में कैल्शियम और प्रोटीन दोनों मात्रा में मौजूद होता है। यहाँ है कि खमीर ईस्ट एक जटिल एंजाइम की क्रिया द्वारा किण्वन करता है, जिसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं जाइमेज, जाइमेस। ईस्ट जाइमेज
नामक एंजाइम की सहायता से किण्वन की क्रिया करता है, इसे खमीर तैयार किया जाता है, ईस्ट जाइमेज। आगे है, गाय के दूध का रंग थोड़ा पीलापन होता है, इसको बोलते हैं कैरोटीन के कारण। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर के कौन सा लवण का प्रयोग किया जाता है? थोड़ा देर पहले देखे थे सिल्वर सल्फेट, एक मिनट गड़बड़ सर्वर दे देता है, सिल्वर ब्रोमाइड, सी नहीं, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग हाइपोबिलियन में किया जाता है। हाइपो शब्द आया था थोड़ा देर पहले, ठीक है, हाइपोबिलियन में मिलाया जाता है, जो कि विलय होता है। पेयजल में ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर ये होता है CaOCl2। तो अब चलिए क्वेश्चन पर आते हैं, पेयजल में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसको क्या बोलते हैं? स्कंदन के रूप में। और फिर गड़बड़ है, इसको प्रतिजैविक बोलेंगे, स्कंदन। आंसर गड़बड़ सर्वर दे रहा है सब। अच्छा आप एक सेकेंड और रुकिएगा, रुकिए रुकिए रुकिए, इसका आंसर जानते ए होएगा, रोगाणुनाशी बोलते हैं इसको। प्रतिजैविक से अच्छा ऑप्शन हो जाएगा रोगाणुनाशी, यदि है तो इसका प्रयोग करेंगे। देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग पीने वाले पानी में रोगाणु रहित करने में किया जाता है, कीड़ा मारने के लिए किया जाता है। देखिए, अगर मान के चलिए कोई ऑप्शन ना हो और इस सब में से कोई ना हो, प्रतिरोधी होता है, ये भी आंसर जा सकता है, प्रतिजैविक भी जा सकता है। स्कंदन का प्रयोग इसका नहीं किया जाता है, फिटकीरी का प्रयोग होता है। इसका आंसर रोगाणुनाशी कहिए। पेयजल में रोगाणुनाशी के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? गैस की बात कर रहा है तो क्लोरीन गैस हो जाएगा। क्लोरीन गैस के द्वारा पीने वाले पानी को रोगाणुरोधी किया जाता है। और ये गैस नहीं डाल के क्या किया जाता है, उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया जाता है, उससे भी काम हो जाता है। निम्नलिखित में से किसको रंगाई में स्थापक के तौर पर प्रयोग किया जाता है? रंगाई जो होता है उसमें स्थापक के रूप में, तो आपका आंसर जाता है क्रोमियम लवण बोलते हैं इसको। क्रोमियम लवण जो होता है ना, इसका उपयोग रंग में अस्थाई स्थापक के रूप में काम किया जाता है, क्रोमियम लवण। रेफ्रिजरेटर में शीतलन किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो उसमें डाला जाता है, वाष्पशील द्रव को वाष्पित किया जाता है। वाष्पशील द्रव के वाष्पन होने से क्या होता है? ठंडा उत्पन्न होता है। देखिए एक चीज समझिएगा जरा, ये एक भाई रुक जा, कहने का मतलब है इसको मैच कराना है। अभी हम लोग कुछ देर पहले धीरे धीरे देखे थे, कुछ चीज़ को समझ सकते हैं। देखिए, कॉपर सल्फेट का प्रयोग करिएगा ना, तो इससे फंगस जो है वो मरता है, कॉपर सल्फेट से फंगस मरता है, बात समझे। और पेनिसिलिन का प्रयोग सोचिए, पेनिसिलिन का प्रयोग हम लोग पढ़े हैं बायोलॉजी में, एंटीबायोटिक होता है पेनिसिलिन, तो ये भी आंसर हो जाएगा इसका। यूरिया का प्रयोग क्या चीज़ में होता है सोचिए? तो आप कहेंगे यूरिया का प्रयोग सर होता है उर्वरक के रूप में, खाद। और सबसे आसान तो यही लगा होगा आपको। आगे कहता है, और पहले ये भी आसान ही था क्योंकि ये भी हम लोग जानते ही एंटीबायोटिक का प्रयोग होता है। आगे कहता है मैलेथायन, इसको कीटनाशी बोलते हैं, कीटनाशी है मैलेथायन, मैलेथायन कीटनाशी है। और कॉपर सल्फेट फंगस नाशी है, ये याद रखने वाली चीज़ है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कॉपर सल्फेट रहा है, जिसको फंगस नाशी बोलते हैं, ठीक है ना? ठीक है। आगे है, कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? कांच में अलग अलग कलर मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बॉक्स इसको याद करिए। नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड से मिलता है, नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड कांच के अंदर मिलाने से मिलता है, कोबाल्ट से नीला रंग। आगे है, लाल रंग कॉपर सल्फेट से, सॉरी कॉपर ऑक्साइड से लाल रंग। भूरा रंग आयरन ऑक्साइड से, आयरन ऑक्साइड भूरा रंग, कॉपर ऑक्साइड से लाल रंग। हरा रंग मिलता है क्रोमियम ऑक्साइड से। हमारा क्वेश्चन अभी नीला रंग वाला था, तो नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बैगनी रंग मैंगनीज ऑक्साइड से, मैंगनीज ऑक्साइड से बैगनी रंग। इसको याद रखिएगा। कांच के निर्माण में प्रयुक्त कच्ची सामग्री क्या है? कांच बनाना है आपको, तो बालू तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर सल्फर, गंधक और सोडा। बात समझिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सामग्री है ये, इतना चीज यानी बालू, सल्फर और सोडा।
बालू, सल्फर और सोडा, बालू, सल्फर और सोडा, इसको मिलाकर कांच बनाया जाता है। आप लोग एक चीज समझिएगा, कांच और शीशा में अंतर है। कुछ लोग दोनों एक ही समझ रहे होते हैं। भाई शीशा पीबी है, लेड है, ये अलग चीज है। कांच की बात होती है, जो हम लोग गांव में शीशा शीशा करते हैं वो कांच है, ध्यान रखिएगा। और कांच बनाने में सल्फर, बालू और सोडा की जरूरत पड़ती है। यहाँ कहा जा रहा है साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा साबुन बनाया जाता है। और एक चीज समझिएगा, यहाँ पे एक चीज निकलता है और ग्लिसरॉल उपोत्पाद के रूप में, ये भूल मत जाइएगा, यहाँ नहीं लिखा पड़ा था। वह औषधि कौन सी है जो दुश्चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है, माइंड को शांत कर देता है। इसको बोलते हैं प्रशांतक के रूप में हम लोग जानते हैं। प्रशांतक ट्रांकुलाइजर बोलते हैं। औषधि मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसका उत्तेजना को कम करके मनुष्य को राहत देता है, जिससे व्यक्ति को शांति महसूस होती है। और ये सब दवा का प्रयोग अच्छा नहीं माना जाता है। निम्न में से किसका प्रयोग संज्ञाहारी के रूप में किया जाता है? तो संज्ञाहारी के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड का कहा जाता है। संज्ञाहारी के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। आप खूब हंसेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड से N2O बोलते हैं इसको। पीड़कनाशी के रूप में DDT का प्रयोग हानि है, मना किया गया। इसका रीजन है कि प्रकृति में सरलता से निम्नीकरण नहीं होता है। ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है, ये आसानी से खत्म नहीं होता वातावरण में। ये पौधा के माध्यम से पौधा के अंदर जाता है, उसके बाद हम लोग के शरीर में जाता है और जमा होते रहता है। दूध का दही में स्कंदन करने वाले एंजाइम कौन सा है? रेनिन है। रेनिन कहाँ है? यहाँ पहला में। ये बच्चों में होता है और बड़ों में जो दूध का पाचन होता है रेनिन के कारण नहीं हो पाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से होता है। शुष्क पाउडर अग्निशामक में होता है। पाउडर निकलता है ना अग्निशामक में, तो पूछ रहा है कि क्या डाला हुआ रहता है। अगर बात किया जाए कि शुष्क पाउडर अग्निशामक की बात कर रहा है, इसमें रहता है बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट। अग्निशामक से इससे निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग बुझाने के लिए। बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट का मिश्रण शुष्क पाउडर अग्निशामक में रखा जाता है। इस उपकरण से कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस निकलती है। यह गैस आग को बुझा देती है। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने की मदद मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? तो ये होता है पोर्टलैंड जो सीमेंट होता है, ठीक है, उसमें जिप्सम मिलाने से सीमेंट के जमने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, जिसके कारण इमारत में मजबूती आती है। तेजी से नहीं जमता है। सीमेंट को जमने में रोकने के लिए मिलाया जाता है जिप्सम। रबर को बल्कनीत करने के लिए प्रयुक्त तत्व कौन सा है? रबर का बल्कीकरण सुने होंगे, सल्फर से किया जाता है। रबर को सल्फर यानी गंधक मिलाकर गर्म करने से अत्यधिक लचीलापन युक्त रबर प्राप्त होता है। सामान्यतः प्राकृतिक रबर में लचीलापन का गुण कम होता है। सीमेंट बनाने के लिए न किसकी मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? सीमेंट बनाना है तो बोलिएगा चूना पत्थर और मिट्टी का, इन दोनों को खूब गर्म किया जाता है। चूना पत्थर और मिट्टिका को तप्त गर्म किया जाता है, जिससे प्राप्त क्विंकलर को जिप्सम के साथ महीन पीसा जाता है जिप्सम के साथ, इसलिए ताकि जब पानी मिलाइएगा तो उसका टाइम लगेगा थोड़ा सा जमने में। उसको याद किए ये बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना जी। मृतिका और ग्रेफाइट, नहीं नहीं सॉरी, ये इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा चूना पत्थर और मृतिका, चूना पत्थर और मृतिका, ठीक है। चूना पत्थर तथा मिट्टी को तप्त गर्म किया जाता है। मृतिका मिट्टी होता है। प्राप्त क्विंकलर को जिप्सम के साथ मिला दिया जाता है। पायरेक्स कांच वेरी इंपॉर्टेंट के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न से कौन सा उत्तरदायी होता है? तो इसको बोलते हैं बोरेक्स। बोरेक्स प्रयोग किया जाता है तो इससे क्या होता है, समर्थ हो जाता है, अधिक ताकतवर हो जाता है ये कांच, पायरेक्स कांच। आगे आपका शरीर के साथ स्पर्श में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है, क्योंकि स्प्रिट जो होता है वाष्पशील होता है। अत्यंत ही वाष्पशील होने की वजह से स्प्रिट शरीर पर जाने के बाद वाष्पीकृत होता है, CH3OH होता है और ठंडक अनुभूति कराता है। यही कारण है कि बहुत वाष्पशील होता है। खुला छोड़ते ही यह वाष्पित होने लग जाता है, इसलिए जहाँ पे वाष्पीकरण होगा वहाँ ठंडा तो लगना लाजमी है। यहाँ है फोटोग्राफी, एक मिनट, फोटोग्राफी प्लेटों में सिल्वर हैलाइड का प्रयोग किया जाता है। इसका रीजन हो जाएगा हाइपो सोल्यूशन विलयन से। हाइपोविलियन में सिल्वर हाइलाइट की विशेषता के कारण इसे फोटोग्राफी प्लेटों में प्रयोग किया जाता है।
आगे है सीमेंट की खोज किसने किया था? तो सीमेंट का खोज करने वाले थे जोसेफ अस्पदीन। जोसेफ अस्पदीन नामक व्यक्ति ने 1824 में चूने पत्थर तथा मिट्टी को मिलाकर सीमेंट बना डाला था। सीमेंट की खोज जोसेफ अस्पदीन। निम्नलिखित आंसू गैस का घटक कौन सा है? आंसू गैस सुने हैं ना, तो क्लोरोप्रीन बोलते हैं इसको। डी नंबर हो जाएगा। क्लोरोपिक्रीन जो होता है आंसू गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह रसायन नेत्र में स्पर्श करता है तो नेत्र में जलन उत्पन्न करता है। इसका प्रयोग भीड़ भाड़ तितर बितर करने के लिए किया जाता है और इससे आँख खराब होने की भी संभावना रहती है, आँख में फिर बीमारी होती है। फिटकिरी गंदे पानी को स्कंदन विधि द्वारा साफ कर देता है। रासायनिक स्कंदन की प्रक्रिया और गंदे जल को स्वच्छ में परिवर्तित कर देता है फिटकिरी। फिटकिरी को एलम को गंदे जल में मिलाने से जल शोधन क्रमशः स्कंदन यानी कोगुलिगेशन और उर्नन यानी फ्लोकोलेशन तथा अपसादन द्वारा होता है। 3 प्रोसेस होता है, अतः स्वच्छ जल मिल जाता है हमें। आगे है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाला जो गैस है उसको हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं, तो हाइड्रोजन आंसर हो जाएगा। कहा जा रहा है देखिए वनस्पति तेल में हाइड्रोजन मिलाए हैं और 150 से 180 डिग्री से निकल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो वनस्पति घी बनता है। वनस्पति तेलों में वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। निकेल यानी बारीक चूर्ण उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों के साथ हाइड्रोजन बसा बनाती है। यह क्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। आगे है वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किसका उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो अभी हमने देखा निकेल का, ठीक है, निकेल डाला रहता है और 150 से 180 डिग्री गर्म करते हैं वनस्पति तेल को, हाइड्रोजन के वजह से वनस्पति घी बन जाता है। ठीक है, निकेल के उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेल में हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बसा को गर्म किया जाता है। क्रिया तेलों को हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। वनस्पति तेल जो है वनस्पति घी में तब्दील हो जाता है। गोताखोर के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसेस, थोड़ा देर पहले हम आपको बताए थे कि ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिलाया जाता है क्योंकि वातावरण में नाइट्रोजन है अधिक मात्रा में। अगर इसको नहीं मिलाइएगा तो बहुत ठंडा होने की वजह से देखिए यहाँ पे शायद दिया सकता है हीलियम ऑक्सीजन का मिश्रण गहरे समुद्र में गोताखोर के द्वारा वायु के स्थान पर सांस लेने के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम रक्त में कम विलय होता है। नहीं तो प्रेशर पड़ेगा, नाइट्रोजन रहेगा, बस प्रेशर पड़ा कस के पूरा एकदम ठंडा करके जान ले लेगा जान, इसलिए हीलियम मिलाया था। प्रकृति में कौन सा हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग हास्य गैस यानी लाफिंग गैस जानते हैं। इसे सूंघने से हंसी आती है। इसे शल्य क्रिया के समय में निश्चेतक यानी एनेस्थेसिया के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। फिर से आ गया वही क्वेश्चन, कह रहा है कि वायुयान के टायरों में भरने के लिए कौन गैस उपयोग होता है? हीलियम ही प्रयोग होता है। सॉरी, हीलियम नहीं, नाइट्रोजन भरा जाता है। वायुयान के टायर में भरने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। वायुयान के टायरों का दाब और तापमान बहुत उच्च होता है जिससे वायुयान उतरते समय रुकते समय टायरों में विस्फोट होने की संभावना प्रबल हो जाती है। नाइट्रोजन गैस का दाब कम होने के कारण टायरों में विस्फोटन की संभावना कम हो जाती है। नाइट्रोजन रहता है, ध्यान रखिए, हीलियम नहीं, माफी चाहते हैं। निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ का उपयोग रंगाई तथा चर्म उद्योग में रंगबंध के रूप में किया जाता है? चर्म उद्योग में भी और रंगाई में भी। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट हो जाएगा। रंगाई तथा चर्म उद्योग के बंधन मैग्नीशियम सल्फेट। देखिए फिर गड़बड़ दे रखा है, नहीं मैं गड़बड़ बता दिया, सॉरी, मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा। मैग्नीशियम सल्फेट है ना, रंगाई एवं चर्म उद्योग में रंग बंधक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग औषधि में अमाशय को साफ करने वाली दवा में भी प्रयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए प्रयोग में से किस बहुलक का पॉलीमर का इस्तेमाल किया जाता है? तो आंसर दीजिएगा इसको केवलार बोलते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण के लिए सबसे पहले इसके लिए जरूरी कपड़ों का निर्माण किया जाता है, इसलिए फाइबर यानी फिलामेंट का उत्पादित किया जाता है कि वजन में हल्का लेकिन बहुत मजबूत हो। इसमें सबसे प्रसिद्ध मटेरियल का नाम है केवलार, जो कि एक पैरा अरेमिड सिंथेटिक फाइबर होता है। केवलार तरल रासायनिक मिश्रणों से एक ठोस धागा बनाई कताई के उत्पादन में किया जाता है। एक अन्य फाइबर डायनीमी है, इसी पॉलीथीन बेस से बनाया जाता है। बहुत अच्छा मजबूत होने के साथ साथ बहुत हल्का भी होता है। विशेषताएं
औरतों में अरक्तता एक सामान्य स्वास्थ्य की समस्या है। भारत में अरक्तता के लिए निम्नलिखित में से किस की बारंबार होने वाली हीनता के कारण हो जाता है? तो लौह की मात्रा कम जाता है, इसीलिए क्या हो जाता है, जो WBC है यानी हीमोग्लोबिन की संख्या में कमी आ जाती है। हीमोग्लोबिन के अणु जो होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को बांध के सारे शरीर के अलग अलग कोशिकाओं तक पहुंचाता है। जैसे ही खून कमता है गड़बड़ हो जाता है। चाय के उद्दीपन प्रभाव के लिए निम्नलिखित में से किस भूमिका होती है? तो चाय में क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग, चाय में होता है आपका एल्केलाइड। बात समझे, चाय की पत्तियों में कुछ एल्केलाइड उपस्थित होते हैं जो कि उद्दीपन प्रभाव के लिए जाना जाता है। एल्केलाइड प्राकृतिक रूप से उपलब्ध रासायनिक यौगिक होते हैं। इसमें प्रायः क्षारीय नाइट्रोजन परमाणु होते हैं। इस समूह के कुछ ऐसे बंधु यौगिक होते हैं जो उन्हें उदासीन एवं सख्ती अम्लीय गुण देते हैं, सख्त अम्लीय गुण देते हैं। यहाँ है कि मैले कपड़ों की साबुन और अपमार्जक से सफाई एक प्रकार के अणु के, जिन्हें पृष्ठ सक्रिय कहते हैं, कारण होता है, जो साबुन और अपमार्जक विद्यमान होते हैं। पृष्ठीय संक्रियात्मक अणु मैल को किस प्रकार हटाते हैं? कपड़े को स्पर्शनशील बनाकर, मैल और कपड़े के बीच कुछ गैस उत्पन्न कर, मैल को बीली यानी घोल कर वे अपने कुछ पुंज बना लेते हैं और मैलों के पुंजों को क्रोड में ले जाते हैं। डी आंसर सही है। कहा जाता है मैले कपड़ों को साबुन और अपमार्जक की ओर सफाई का प्रमुख अणु कारण होता है, एक प्रकार का अणु के कारण होता है। इस अणु को पृष्ठीय सक्रियक कहते हैं तथा साबुन तथा अपमार्जकों में विद्यमान रहता है। पृष्ठीय सक्रियक अणु अपने कुछ पुंज बना लेते हैं और मैले कुंज के कोण में ले जाते हैं। जल में पृष्ठीय सक्रिय अणुओं के गोलीय पुंजों को मिसेल कहते हैं। ऊन के बदले में प्रयुक्त होने वाले बहुलक तंतु जो सिंथेटिक कंबल, स्वेटर आदि बनाने में काम आता है, क्या है वो? उसको बोलते हैं हम लोग, ये जो था इसको बोलते हैं आर्लॉन। आर्लॉन या पॉलीएक्रिलेनाइट्राइल को ऊन के बदले में सिंथेटिक कंबल, स्वेटर बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। एक्रेनाइट्राइल एक बहुलक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रसायन सामान्यतः किसानों द्वारा खरपतवार नष्ट करने के लिए प्रयोग होता है? तो इसको बोलते हैं 2,4-D। कथन है चूने का सुपर फॉस्फेट पादपों द्वारा सुंगीकृत किया जाता है। चूने का सुपर फॉस्फेट पादपों द्वारा सुंगीकृत किया जा सकता है। अगला कहता है चूना का सुपर फॉस्फेट जल में विलय है। तो दोनों सही है कि चूना का सुपर फॉस्फेट उत्पादों द्वारा सुंगीकृत किया जा सकता है क्योंकि यह जल में विलय है। ए आंसर देना सही रहेगा, उसका कारण कथन दोनों सही है। स्कूबा गोताखोर जल के अंदर उच्च दाब पर वायु एवं श्वसन करते हैं। घुलित गैसों के उच्च सांद्रण के कारण जोखिम पर होते हैं। स्कूबा गोताखोर का प्रयोग की जाने वाली टंकियां किसमें भरी होती है? उसमें क्या क्या अभी मैंने बताया था, हीलियम होगा और ऑक्सीजन होगा। आंसर पहला हो जाए हीलियम से तनुकृत वायु। स्क्यूबा गोताखोर द्वारा प्रयोग में लाने वाली टंकियां हीलियम के तनुकृत वायु द्वारा भरी जाती है क्योंकि नाइट्रोजन के विपरीत हीलियम उच्च ताप पर भी रक्त में विलय हो जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आइए करने की कोशिश करते हैं, या यहाँ से डायरेक्ट देख लीजिए, समय बचेगा। जैसे आप देख सकते हैं, अच्छा यहाँ तीनों को दिया नहीं चारों दिया है। ऑर्गन के बारे में कहा जाता है टंगस्टन तंतु की दीर्घकालिकता के लिए किया जाता है। आर्गन का प्रयोग टंगस्टन को ज़्यादा दिन तक यूज करने के लिए। आगे कहता है नियॉन का प्रयोग विज्ञापन प्रदर्शन के लिए किया जाता है रोशनी के रूप में। नियॉन गैस आप देखते होंगे ग्रीनिश टाइप चमकते रहता है, तो ये विज्ञापन में होता है, ये माइंड में बैठा लीजिए। क्रिप्टन का और हवाई पतन पर अवतरण रोशनी और प्रकाश स्तंभ के लिए किया जाता है। क्रिप्टन का प्रयोग हवाई पतन पर। और जेनॉन का फोटोग्राफर की फ्लैशगन में रोशनी के लिए। जेनॉन फोटोग्राफर के फ्लैशगन में क्रिप्टन का प्रयोग हवाई जहाज वाले जगह पे स्तंभों में, और नियॉन का प्रयोग विज्ञापन के रूप में, आर्गन का प्रयोग टंगस्टन के रूप में, टंगस्टन के साथ प्रयोग किया जाता है बल्ब में। निम्नलिखित में से कौन सा एक धोने के सोडा बासिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है? तो धोने का सोडा में क्या होगा, ये नहीं होगा, ये तो खाने का सोडा है। इसका हो जाएगा ये सोडियम कार्बोनेट में 10 गो पानी का अणु रहता है। धोने का सोडा या वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O होता है। इसका निर्जलीकरण रूप सोडा एस कहलाता है। इसका रासायनिक सूत्र ये हो जाता है सोडियम
कार्बोनेट। यहाँ पे है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर के लिए सही नहीं है। तो पहला गड़बड़ है, इसको हटा दीजिए, इसको मत पढ़िए, ये पढ़िए। कागज कारखानों में कास्टीय लुगदी के विरंजन या ब्लीचिंग में किया जाता है, ये सही बात है। पेयजल के विस्मरकर रोगाणुरोधी करने के लिए किया जाता है, रोगाणुनाशक के रूप में। वस्त्र उद्योग में वस्त्र का लिनन में विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। यहाँ पे सुन लीजिएगा कि बूझे, ये समझिए जरा, शुष्क बूझे चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण का उत्पादन हो जाता है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट, इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। इसका रासायनिक उद्योग में विभिन्न प्रकार के उद्योगों में किया जाता है। इसका अपचायक पदार्थ के रूप में इसका प्रयोग नहीं होता है, लेकिन अपचायक पदार्थ के रूप में इसका प्रयोग नहीं होता है, ध्यान रखना है। उर्वरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं होता है उर्वरक के रूप में? थोड़ा देर पहले आपने देखा था, तो अमोनियम नाइट्रेट जो है ना, अमोनियम देखिए, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम फॉस्फेट और अमोनियम सल्फेट का उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है, बट ये जो अमोनियम सल्फाइड है इसका प्रयोग नहीं होता है उर्वरक के रूप में। अमोनियम नाइट्रेट का होता है, अमोनियम फॉस्फेट का होता है, अमोनियम सल्फेट का भी होता है। ये जो क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित पर विचार करिए। पहला है सोडियम नाइट्राइट, खाद के रूप में प्रयोग होता है, और ये गड़बड़ है। पहला, खाद के रूप में सोडियम नाइट्राइट का नहीं प्रयोग होता है। क्यूप्रिक क्लोराइड का ऑक्सीकारक के रूप में होता है, ये सही है। फेरस ऑक्साइड हरा कांच बनाने में प्रयोग होता है, ये भी सही है। यहाँ कहा जा रहा है सोडियम नाइट्राइट का उपयोग नाइट्रोजन बनाने में और प्रतिकारक के रूप में किया जाता है। आगे कहता है खाद बनाने के लिए सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ। यहाँ कह रहा है कांच और उसके संगठन पर विचार करिए। फिलंट कांच है, पायरेक्स कांच है, सोडा कांच है। कुछ देर पहले हम लोग कांच से रिलेटेड सारी बातें किए थे। यहाँ देखिए, कहा जा रहा है कि सोडा कांच, यहाँ गौर से सुनिए, सोडा कांच का विघटन, सोडा कांच के संगठन में सोडियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट सिलिका होता है। आगे कहता है सीरियम ऑक्साइड सिलिका क्रूप कांच का संगठक होता है, ध्यान रखिएगा इसका। क्या था इसमें, कौन सा सही है ना, तो इसका 1 और 2 सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? वहाँ पे अभी पढ़ के भी बताया, फिर से यहाँ भी देख लीजिए। फिलंट कांच जो है पोटेशियम कार्बोनेट और लेड ऑक्साइड व सिलिका होता है। पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड और सिलिका होता है। और पायरेक्स कांच के अंदर होता है सोडियम सिलिकेट और बेरियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट और बेरियम सिलिकेट होता है। आगे बढ़िए। यहाँ निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही बताना है। यहाँ से डायरेक्ट पढ़ना पड़ेगा क्योंकि दोनों गड़बड़ है, तो यहाँ से डायरेक्ट सही पढ़ा जाए। कह रहा है एनाल्जेसिक औषधियाँ पीड़कों को कम कर देती है, किंतु इससे चेतना बनी रहती है। नारकोटिक्स औषधियाँ व्यक्ति को निद्रा प्रदान करती है और बेहोश कर देती है, जिससे उसे पीड़ा महसूस नहीं होता है। तो एनाल्जेसिक औषधियाँ क्या है? पीड़ा को कम करता है, जहाँ दर्द हो रही है उस जगह को शून्य जैसा कर देता है, ताकि आप होश में रहते आपको पता नहीं चलता है। लेकिन नारकोटिक्स जो औषधियाँ होती है वो आपको बेहोशी कर देता है, आपके शरीर में कट रहा है, फट रहा है, कुछ भी हो रहा है, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। रसायन तथा उससे संबंध सौजन्य उत्पाद के युग्म पर विचार करिए और सही कूट पर बताइए। तो इसमें कह रहा है कि ये सही है। टालुइन जो है ये क्रीम और लोशन है। एसीटोन के बारे में कहा जाता है फैब्रिक सॉफ्टनर है। आगे आता है पैंथेल्स के बारे में कह रहा है कि ये क्लोन बार सॉप है। ये तीनों सही है। यहाँ से क्लियरली समझ सकते हैं टालुइन का उपयोग नेल पॉलिश बनाने में होता है, टालुइन का। एसीटोन का उपयोग क्लोरीन और नेल रिमूवर के उत्पादन में तथा पैंथेल्स का प्रयोग हेयर स्प्रे और मॉइस्चराइजर के निर्माण में किया जाता है। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित पर विचार करिए, सही कथन बता दीजिए जरा। तो आप कहेंगे 2 नंबर सही है सर,
कि ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ठोस बुझे हुए चूने में क्लोरीन प्रवाहित करने से प्राप्त किया जाता है। चूने पत्थर को भट्टी में गर्म करने से चूना प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर ही दोस्त आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करेंगे। एक क्लास और आएगा आपका, जिससे केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा और भी लंबा क्लास रहेगा। आज का क्लास हम लोग का हुआ है 1 घंटा 20 मिनट के करीब हो गया है, बट वो जो क्लास होगा उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। जी हाँ, इसलिए उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। 150 और अप्रोक्सली मान के चलिए 200 प्लस क्वेश्चन है। हम लोगों ने अभी किया है 150 के करीब क्वेश्चन। हाँ, 150 के करीब किया है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ये क्लास सेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुंच सके। पूरा पूरा क्लास देखना बहुत जरूरी है। लास्ट तक आप बने हुए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।